अब ये है हमारा जावा विद सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग देखें तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट होता है, मतलब वन नेम डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। मतलब कि क्या है कि कभी कभी हम घर में भी क्या करते हैं, कोई एक चीज है उससे हम बहुत सारे काम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो कलर की हम बकेट्स देखें उनमें कलर तो रखा जाता है, उसके बाद में हम दूसरी चीजें भी रखते हैं, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो मे भी आप रिलेट ना कर पाओ, लेकिन देखो अगर हम किसी, जैसे हमने मेथड ओवरलोडिंग में क्या देखा था, एरिया नाम का फंक्शन था, उससे हम सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट करवा रहे थे, रेक्टेंगल का भी एरिया कैलकुलेट करवा रहे थे, लेकिन नाम सिर्फ हमने एरिया ही दिया था, ठीक है। तो ये क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल था। अब हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या था, फंक्शन का नाम वही रहेगा और उससे हम अलग अलग काम करवा रहे हैं, उसी नाम के फंक्शन से हम अलग अलग काम करवा रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, ऑपरेटर हमारा एक है, उससे हम कुछ और काम करवाएंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब टेम्पररी हम क्या करवा रहे हैं, कुछ और काम करवा सके। फॉर एग्जाम्पल प्लस जो ऑपरेटर है हमें पता है कि एडिशन के काम आता है, ठीक है। अब हम उसको समथिंग लाइक दिस यूज करें कि हम क्या कर सकें, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवा सके प्लस की हेल्प से, या हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा सकें। माइनस जो यूनरी माइनस होता है, जो नेगेटिव काम करता है, मतलब नेगेटिव करने का काम करता है। सपोज ए की वैल्यू 5 है, मैंने लिख दिया माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ए क्या बन जाएगा, -5, -5 बन जाएगा। यही यूनरी मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाना चाहती हूँ कि मेरे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनका साइन, ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल्स है उनका साइन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो भी मैं कर सकती हूँ। वैसे इसके लिए कोई ऑपरेटर है नहीं, लेकिन मैं इस ऑपरेटर का ही यूज करके ऐसा कुछ कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, वो जो अपना काम करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन हम हमारे प्रोग्राम में कुछ और अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे काम करवा सकें, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, इंटरनली पूरा लॉजिक हम लगाएंगे कैसे करना है, लेकिन यूजर को कैसे लगेगा कि सिर्फ हाँ हमने a प्लस बी लिखा और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, एक a था एक b था और हमें ऐड होके मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन हम वो प्रोग्राम जब मैं सिस्टम पे बताऊंगी तब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स जो इससे रिलेट हो रहे हों, जो यूजफुल प्रोग्राम्स हो, वो मैं बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसका, क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, यूज कैसे किया जाता है। सिंटेक्स अगर आपका क्लियर होगा तो आप सिस्टम पे प्रोग्राम इजीली समझ सकोगे, ठीक है ना। तो अब हम ओवरलोड कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर्स को, और बाइनरी ऑपरेटर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो अब यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने कर दिया a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू पहले अगर 5 होगी तो इसके बाद क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अब इन्हीं के पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, मतलब ये पोस्टफिक्स है, इन्हीं का प्रीफिक्स वर्जन्स भी होते हैं। इसी तरह से माइनस जो है वो यहाँ पे यूनरी की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बाइनरी की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये यूनरी और बाइनरी। अब आज की वीडियो में मैं दोनों आपको ओवरलोड करना बताऊंगी कि हम यूनरी ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं और बाइनरी को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम हमारे यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने की, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसे नहीं, बहुत नया सा कंसेप्ट है, हमें यूज एक फंक्शन ही करना है, इसके लिए हमें एक फंक्शन ही डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे पहले आता है, इसका सिंटेक्स देखो, पहले आता है हमारा रिटर्न टाइप, ओके। इसके बाद क्या आता है, हम लिखते हैं ऑपरेटर, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद जिस भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, कुछ एक इसमें वेरिएशन है वो मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैसे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आ जाएंगे और इसके बाद इसकी जो भी हमें बॉडी लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसको आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं। हमारा एम क्या है कि सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें दो वेरिएबल्स है ए और बी, ठीक है। उनकी हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा एम है, इसको ध्यान में रख के हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास। जैसा कि हम हमेशा सिंपल नाम लेते हैं, अभी भी हम सिंपल नाम ले लेते हैं, आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिएबल और ये क्या हो गया, हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। फिर हमें लेना है पब्लिक पार्ट में। अब आप चाहो तो इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो, चाहो तो आप सेटर का यूज कर सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, आपको जैसे सही लगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलो मैं कंस्ट्रक्टर ही ले लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट x कॉमा इंट y। ये सब हम क्यों लिखते हैं अच्छी तरह से मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू एक्स सेमीकोलन b इज इक्वल्स टू y। आप भले सेपरेट लाइन में लिख देना, तो a के अंदर x आ जाएगा, b के अंदर y। कैसे रन होगा पूरा मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस वाले की जो डेफिनेशन है ना क्लास के अंदर ही हम प्रोवाइड कर देते हैं, किसकी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो हमारा फंक्शन है उसकी। ठीक है, तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना। पहले आता है हमारा रिटर्न टाइप, तो वो मैंने इस केस में वॉइड दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको जो है रिटर्न टाइप वो चेंज करके बता दूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्लस प्लस का यूज करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा है, तो इसको यहीं पे बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद में इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, a इज इक्वल्स टू a+1 हो जाए और b इज इक्वल्स टू b+1 हो जाए। ओके, जिससे a और b दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। फिर है हमारा शो फंक्शन, तो यहाँ पे शो फंक्शन जस्ट क्या करेगा, इस डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये शो फंक्शन है जो कि किसको शो करेगा, a को भी डिस्प्ले करेगा, एज वेल एज किसको डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर b को भी क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, सी आउट, और b को भी क्या कर देना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी क्लास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको कॉल किस तरह से करें। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हैंड टू हैंड कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो ये एस नाम का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे 10 और 15 मैंने यहाँ से भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ड्राई रन में हैंड टू हैंड आपको करके बताती हूँ। ठीक है, सिंपल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है एस। ठीक है, तो ये एस है और इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा ए और बी आ जाएगा। ठीक है, इतनी मेमोरी मिल गई और हैंड टू हैंड हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये 10 एक्स में कॉपी हो गया। ठीक है, और ये 15 किसके अंदर कॉपी हो गया है, y के अंदर कॉपी हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, a के अंदर x आ गया और b के अंदर y, मतलब ये 10 और ये 15 आ चुका है। ठीक है, अब इसको हमें कॉल कैसे करना है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्लस प्लस एस लिखना है। ऐसा हमें क्यों करना है, एस प्लस प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्लस प्लस एस ही लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आप पोस्टफिक्स वर्जन को इसको यूज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा, सिर्फ इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ओनली आपको इंट लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रीफिक्स वर्जन यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एस प्लस प्लस लिखना है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ऐसा करने से होगा क्या, ये प्लस प्लस जो है मतलब इस s के लिए ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, s के लिए कॉल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो कौन से a की, s के a की, तो वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। b की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, किसके a की, तो इस s के a की इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर जब हम as डॉट शो करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये जो वैल्यूज है इंक्रीमेंट होने के बाद वो मिलने वाली है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। देखो बात हो रही है बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने की, इसका मतलब जिन्हें दो वेरिएबल्स की जरूरत होती है, दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं कि हम प्लस को ओवरलोड करें या माइनस को ओवरलोड करें, बाइनरी माइनस को ओवरलोड करें, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के जो कंटेंट्स है, देखो हमारा एम क्या है, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और सपोज ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को प्लस करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी S1 प्लस S2, ठीक है, और उसका रिजल्ट में किसी S3 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ, ठीक है ना, किसी S3 नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ। तो अब अगर मैं कोई सा फंक्शन कॉल करती हूँ तो उसको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। देखो एक तो अपने आप चला जाएगा, एक जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपने आप क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। एक अपने आप चला जाएगा, दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लेना पड़ेगा, भले उसकी बॉडी के अंदर आप कुछ भी मत दो। क्यों लेना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, इसको डिक्लेयर कर रही हूँ। अब डिक्लेयर करना है मुझे, क्या करना है, देखो ऑपरेटर और प्लस, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बाइनरी प्लस को ओवरलोड करना चाह रही हूँ। अब मैंने क्या बोला कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे एस डॉट शो किया तो एस अपने आप चला जाता है, लेकिन मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो वो मुझे भेजना पड़ेगा। मुझे ऑब्जेक्ट भेजना है जो कि सिंपल टाइप का है, तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप में क्या बताना पड़ेगा, सिंपल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सम को रिटर्न कर रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करेगा और उसके सम को कहीं किसी ऑब्जेक्ट में ही स्टोर करेगा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी हम टाइप क्या लिखेंगे, सिंपल ही। क्यों लिखेंगे हम सिंपल, क्योंकि देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इस क्लास के टाइप का है, तो इसीलिए इसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप भी क्या है, सिंपल है। तो ये मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। चलो शो फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये शो फंक्शन है जो कि क्या करेगा, ए को शो करेगा और फिर बी को शो करेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया ए और फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बी और ये हो गया एंड एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड एल और यहाँ पे भी क्या हो गया, एंड एल हो गया, ओके। तो ये इसकी और इसकी क्लोजिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करना है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए जैसे कि आपको पता है पहले आता है रिटर्न टाइप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न टाइप जो कि है सिंपल। किस क्लास को ये बिलोंग कर रहा है, अगर हम आउटसाइड डिफाइन कर दें तो हम क्लास का नाम भी देते हैं। किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, सिंपल क्लास को, तो अगेन यहाँ सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर प्लस और ये चीज एज इट इज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑपरेटर और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, और यहाँ पे मुझे नाम भी देना पड़ेगा। तो सिंपल और सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कैपिटल पी दे दिया, ठीक है। अब हमें इसको डिफाइन करना है, ओके। टेम्पररी ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर हम सम को स्टोर कर सके, ठीक है। तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट भी इसी क्लास का होगा, तो यहाँ पे हम टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सिंपल टाइप का। सपोज मैंने क्यू नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है क्यू डॉट ए इज इक्वल्स टू ए प्लस पी डॉट बी, ठीक है, सॉरी पी डॉट ए, एंड क्यू डॉट बी इज इक्वल्स टू बी प्लस पी डॉट बी, ऐसा लिख देना है। और फिर रिटर्न करवाना है मुझे, इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट मेन लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया इंट मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली इन क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ये सिंपल नाम की क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है S1 जिसमें हमने 3 4 पास किया, ठीक है। इसके बाद में हमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सिंपल नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है S2 जिसके अंदर हमने -3 और 2 कॉल पास किया, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज चली गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल नाम की ही क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना है S3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, S3 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। अब ये पूरा रन किस तरह से होगा, जब मैंने S1 ऑब्जेक्ट बनाया 3 4 भेजा तो ये S1 और इसमें आ गया 3 और इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने जब S2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, -3 और 2 गया,
तो यहाँ से गया -3 और यहाँ पे आ गया ओनली 2 आ गया। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है आपको पता ही है। सिंपल नाम की क्लास का एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया है जिसका नाम क्या है, S3 है, ठीक है। उसको मेमोरी अलोकेट तो हुई है, मतलब मेमोरी तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अलोकेट तो होगी ही, ठीक है। A और B इतनी मेमोरी अलोकेट तो हो गई, लेकिन इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम कोई वेरिएबल्स, इसमें हम कोई वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसमें कुछ भी अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हमने लिखा है S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यही समझने की चीज है। S1 के लिए ये वाला जो है हमारा कौन सा वाला, ये फंक्शन एक तरह से जो हमने ऑपरेटर को कॉल कर रखा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हमने कर रखी है वो कॉल होगा। देखो S1 के लिए कॉल होगा, मतलब S1 इसके पास अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन S2 को हम क्या कर रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं। तो ये S2 को जो हम भेज रहे हैं ना, तो वो किसके अंदर कॉपी होगा, P के अंदर कॉपी होगा। तो P के अंदर अभी क्या है, P के अंदर अभी क्या है, हमारा पूरा जो S2 है वो कॉपी हो गया है। तो पूरा S2 क्या हो चुका है, कॉपी हो गया है। तो ये आ गया -3 और ये क्या आ गया है, 2 आ गया है। मतलब P के अंदर ये S2 पूरा हो चुका है कॉपी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो खुद ब खुद चला जाता है, सेकंड वाले को हम यहां से भेज रहे हैं, ठीक है। अब तभी तो हम कर पाएंगे ऑपरेशन परफॉर्म। यहाँ पे फिर हमने एक और टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया है, टेम्पररी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना Q नाम का, ओके। और वो भी किस टाइप का है, सिंपल टाइप का ही है, ठीक है। तो इसको भी इतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ है, लेकिन इतना सब अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है Q के A में, ये क्या है, Q का A है, क्या आ जाना चाहिए A। अब A मैंने सिंपली बोला है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने आप गया था S1 का A, ठीक है। तो S1 के A में क्या है, 3 है, ठीक है। P का A, अब मैंने क्या बताया था, ये P है हमारा, P के A में क्या है, -3 है। तो 3 + -3 कितना हो जाएगा, 0, जो कि असाइन हो जाएगा Q के A में। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला है, B का मतलब क्या है, किसका B, S1 का B जो कि अपने आप गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर P का B मतलब कि 2, तो 4 + 2 6, जो कि आ जाएगा Q के B में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन इसको हमें भेजना भी तो है। हम यहाँ पे रख के क्या करेंगे, तो इसको हमने रिटर्न करवाया। तो Q यहाँ से गया और किसके अंदर गया, देखो इसका रिजल्ट क्या आया, Q आया। इसने हमें क्या रिजल्ट दिया, Q भेजा हमारे पास, मतलब Q की कॉपी भेजी, ठीक है। तो अब वो Q S3 के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो S3 के अंदर Q के कंटेंट्स कॉपी हो गए। फिर जब हमने S3 के लिए शो फंक्शन को कॉल किया, तो S3 के लिए शो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो ये शो फंक्शन कॉल हुआ और S3 का A और S3 का B 06 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम सिस्टम पे प्रोग्राम देखते हैं। अब हम पहले बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे। तो क्लास बनाई है हमने कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हमने एक लिया है रियल पार्ट और दूसरा क्या लिया है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक होता है A + IB, ठीक है। तो अब ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हैं, सेट डेटा भी दे सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सेट डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेट डेटा में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिए, क्यों, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ। तो पहले मैंने लिखा रियल पार्ट, आप दोनों चीजें साथ में भी ले सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के अलग अलग ले रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा, रियल पार्ट लिखा, उसको रियल के अंदर स्कैन कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर मैंने लिखा एंटर इमेजिनरी पार्ट, और उसको अब हमें किसके अंदर स्टोर कर देना है, IMAG के अंदर क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। तो पहले ही हमारा आ जाएगा मैसेज, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, CIN, और यहाँ पे हम लिख देंगे IMAG, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेट डेटा, हो गया हमारा। इस तरह से हम डेटा ले लेंगे, ठीक। अब हम लिखते हैं हमारा जो ओवरलोडिंग फंक्शन है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब अब हमारे ऑपरेटर को ओवरलोड करना है हमें। अब हमारा ये जो ऑपरेटर है, मतलब हमारा ये जो फंक्शन है, वो क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा। तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप भी क्या दिया है, मैंने कॉम्प्लेक्स ही दिया है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा। अब ऑपरेटर हमें लिखना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। इसके बाद क्योंकि प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, तो बाइनरी ऑपरेटर है तो वो एक के लिए, एक ऑपरेंड के लिए कॉल होता है और दूसरा ऑपरेंड हमें भेजना पड़ता है, और वो किस टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम भेजना चाहते हैं, इसीलिए इसका भी क्या है, टाइप जो है, आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, वो कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक क्या चाहिए, टेम्पररी नंबर, टेम्पररी ऑब्जेक्ट चाहिए पी नाम का, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये मैंने पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें भी ऑब्वियसली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। अब एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स में ऐड होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, पी डॉट रियल इज इक्वल्स टू रियल, मतलब जिसके लिए कॉल हुआ है, प्लस जो हमने भेजा है उसका रियल, पी डॉट इमेज, मतलब पी के ये जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट के इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा, जिसके लिए कॉल हुआ है वो, प्लस जिसको भेजा है, उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट ऐड होके पी के अंदर आ जाएगा। अब पी में हमारा रिजल्ट है तो उसको हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवा देना है। ठीक है, तो ये पी रिटर्न हो जाएगा, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है। अब एक शो फंक्शन हमें बनाना है जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, तो ये शो फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, अब मुझे ना कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले करवाना है, लाइक 2 + 3 इसी फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। तो पहले रियल पार्ट आता है, फिर क्या आता है हमारा, प्लस सिंबल आता है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद में मुझे क्या लिख लेना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, IMAG यहाँ पे मैं लिखूंगी, तो IMAG यहाँ पे बार बार मुझे ये इंसर्शन आउटपुट ऑपरेटर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग को और किसको साथ में डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, वेरिएबल को साथ में डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे ये आई भी दिखता है जैसे A + B आई, तो इसीलिए आई लिख दिया। अब हमारा मेन फंक्शन बनेगा, तो इंट मेन। अब मेन के अंदर हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए क्योंकि उन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नाम का पहला ऑब्जेक्ट x है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, y है। ठीक है, और तीसरा z है जिसमें सम स्टोर होगा। x के लिए हम गेट डेटा को, सॉरी सेट डेटा को कॉल करेंगे, फिर हम y के लिए भी सेट डेटा को कॉल करेंगे, फिर हम z के लिए कोई सेट डेटा नहीं कॉल करेंगे, z के अंदर हमें इनका सम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों इसको शो सी आउट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेकंड नंबर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि यूजर को कंफ्यूजन ना हो, मतलब उसे पता चल जाए कि हमें, हमसे पहला नंबर पहले पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमसे दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले लिख दिया फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का हमसे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा, बाद में हमने लिखा है सेकंड नंबर, तो सेकंड का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे बस ऐसे आपको एंडल लगाना है, क्यों लगाना है अब आपको पता ही है। ठीक है ना, इसके बाद में अब हमारा क्या होना चाहिए, सम जो है यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए, तो x + y। अगर हमने ओवरलोडिंग नहीं परफॉर्म होती, तो परफॉर्म की होती, ओवरलोडिंग का फंक्शन नहीं लिखा होता, तो उस केस में इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ओवरलोडिंग की है इसीलिए ये हो पा रहा है। अब z को मुझे क्या करवा देना है, शो करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। इसको किया हमने कंपाइल कर देना है, सेव करने का पूछेगा आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर के लिए पहले रियल पार्ट पूछा गया, तो हमने रियल पार्ट में जो भी वैल्यू देनी है हम दे देंगे। ठीक है, फिर हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया, हमने उसकी भी वैल्यू दे दी। अब सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट पूछा गया, अब हमसे सेकंड नंबर का ही इमेजिनरी पार्ट पूछा गया। ठीक है, नेगेटिव में जैसे भी वैल्यू देनी दे दो। अब देखो हमारा जो सम है इन दोनों का डिस्प्ले होके मिल चुका है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों जो नंबर्स थे उनको भी डिस्प्ले करवाएं, एक्स और वाई को भी। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे एक्स डॉट शो, तो एक्स भी डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर हम लिखेंगे वाई डॉट शो, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा वाई भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख देना है वाई डॉट शो लिख देना है। ठीक है ना, तो इससे क्या है, हमें पूरा अच्छे से आउटपुट दिखेगा कि ये दोनों ऐड हुए हैं और ये क्या आया है, हमारा सम आया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम इज। ठीक है, तो अब अगर हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो अब हमें जो आउटपुट है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आउटपुट थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एंडल लगा दिया, तो कि दोनों नंबर्स जो सेपरेटली मिले हमें। इसके बाद इसको कंपाइल किया हमने, और अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो वही हमसे फर्स्ट नंबर का रियल पार्ट पूछा गया, देन इमेजिनरी पार्ट, सेकंड का रियल पार्ट पूछा गया, इमेजिनरी पार्ट पूछा गया। अब देखो दोनों नंबर्स भी डिस्प्ले हुए हैं और उनका सम भी डिस्प्ले हुआ।
अब यह है हमारा सेकंड प्रोग्राम जो कि लॉजिकल नोट को क्या कर रहा है, ओवरलोड करने के लिए है। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक सिंपल सी क्लास ली जिसमें ए और बी दो वेरिएबल्स लिए हैं और उसके बाद हमने क्या लिया है, कंस्ट्रक्टर लिया है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये लॉजिकल नोट क्या करता है, ट्रुथ वैल्यू को चेंज करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है, नॉन जीरो वैल्यू को क्या माना जाता है, ट्रू ही माना जाता है, जीरो को फॉल्स माना जाता है। अब चाहे वो नेगेटिव भी हो तो उसको भी ट्रू माना जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, शो फंक्शन। देखो ये कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है ये तो आपको पता ही। शो फंक्शन जो कि क्या करेगा, ए और बी को जब जरूरत हो उनको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो सी आउट ए एस, और फिर हमें ए लिख देना है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिख देना है, बी एस। तो सी आउट, फिर यहाँ पे लिख देना है बी एस, और फिर बी की जो भी वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है ना। ऊपर में ए लिखना भूल गई हूँ, अभी मैं लिखती हूँ, पहले ये लाइन में कंप्लीट कर लूँ। तो ऊपर भी हमें क्या लिख देना है, ए यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ओके। और फिर वापस से हमने आउटपुट ऑपरेटर का यूज कर लिया। ओके, तो ये हो गया, शो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है ऑपरेटर को ओवरलोड। अब मैं चाहती हूँ कुछ भी रिटर्न ना करे, तो वॉइड लिखा है, इसका रिटर्न टाइप ऑपरेटर लिखना ही। और कौन सा ऑपरेटर कर रही हूँ मैं, लॉजिकल नोट, जिसका यही सिंबल होता है। अब ये करेगा क्या, ए और बी दोनों को क्या कर देगा, नॉट नेगेशन परफॉर्म करेगा, मतलब उनकी ट्रुथ वैल्यू को चेंज करेगा। तो b इज इक्वल्स टू नॉट बी, ए इज इक्वल्स टू नॉट ए, ये हमने लिख दिया। अब हमारी क्लास तो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, और जिस भी ऑपरेटर पर मैं ये फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ उसके वो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑपरेटर मैंने जिस भी ऑब्जेक्ट पर, अब यहाँ पर मैंने लिखा है ओवर एम, एम नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैंने वैल्यूज जो है कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 0 और 20 भेजी। 0 का मतलब है फॉल्स और 20 का मतलब है ट्रू। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। अब हमने यहाँ पे नॉट एम, इस तरह से हमने इस कंस्ट्रक्टर को क्या किया है, कॉल किया, मतलब अपने आप वो कॉल हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। कंपाइल करना है हमें, देन इसको हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है, मतलब सेव का पूछेगा ये ऑब्वियसली। तो अब ये हो गया कंपाइल। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो देखो ए इस 1 हो गया, बी इस 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो आपको भी पता है 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स का अगर हम नॉट करते तो ट्रू मिलेगा, इसीलिए हमें 1 मिला। 20 क्या है, ट्रू है। तो ट्रू का अगर हम नॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, इसलिए हमें क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक है, तो 0 फॉल्स को डिनोट कर रहा है और ये 20 ट्रू को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इनका जो नॉट है वो हमें क्या मिला है, 1।